नमस्कार, आप हैं IBN 7 के साथ। आइए नजर डालते हैं देश भर की 50 खबरों पर। शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के लिए राहत भरी खबर आई है। तेल कंपनियों ने एक बार फिर से पेट्रोल और डीजल के दाम में कटौती की है। पेट्रोल 2 रुपये 43 पैसे और डीजल 3 रुपये 60 पैसे प्रति लीटर सस्ता हो गया है। कीमत घटने के बाद दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर अब 64 रुपये 47 पैसे हो गई है, जबकि डीजल की कीमत 46 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर हो गई है। तेल की घटी हुई कीमतें आधी रात से लागू हैं। 2 हफ्ते पहले भी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कटौती की थी। इंटरनेशनल रेटिंग और रिसर्च फर्म क्रिसिल के मुताबिक आने वाले वक्त में देश में डीजल और पेट्रोल के दाम में और कटौती मुमकिन है। बिना सब्सिडी वाली LPG की कीमत में भी 23 रुपये 50 पैसे प्रति सिलेंडर की कमी की गई है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने कहा कि दिल्ली में बिना सब्सिडी वाले LPG की कीमत 23 रुपये 50 पैसे घटाकर 585 रुपये प्रति 14.2 किलो सिलेंडर कर दी गई है। इससे पहले बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 1 जुलाई को 18 रुपये प्रति सिलेंडर घटाकर 608 रुपये 50 पैसे की गई थी। उपभोक्ताओं को एक साल में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं, जिनकी दर दिल्ली में 417 रुपये 82 पैसे है। गुजरात में भारी बारिश के चलते गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। सूरत, कच्छ और उत्तर गुजरात में बारिश के चलते 30 से ज्यादा ट्रेनें रद्द हुई। अहमदाबाद में धरोई बांध से पानी छोड़े जाने के चलते निचले इलाकों में पानी भर गया। साबरमती नदी उफान पर है और खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। वहीं उत्तर गुजरात में तेज बारिश के चलते रास्ते और कई पुल टूट गए। बारिश के चलते सड़क धंस गई। पाटन, बनासकांठा के कई गांवों से संपर्क नहीं हो पा रहा। राजस्थान में भारी बारिश से हालात बदतर हो गए हैं। जालौर, माउंट आबू, जोधपुर, पाली, उदयपुर, बाड़मेर, आहोर समेत कई जिलों में लगातार 6 दिनों से हो रही बारिश ने तबाही मचाई है। बाढ़ की वजह से कई गांवों का संपर्क मुख्य इलाकों से टूट गया है। जालौर में बाढ़ की चपेट में आए गांवों में पानी इतना ज्यादा है कि कई मकान पानी में पूरी तरह डूब गए हैं। NDRF के जवानों ने पिछले 4 दिनों में करीब 500 लोगों को बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों से सुरक्षित बाहर निकाला। लगातार हो रही बारिश से सड़कें भी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हैं। जोधपुर के लोहावट इलाके में पिछले हफ्ते यहाँ पे भारी बारिश के चलते काफी तबाही हुई है। पिछले 24 घंटे से हो रही बारिश में करीब आधा दर्जन मकान ढह गए हैं। भारी बारिश की वजह से सड़कों को काफी नुकसान हुआ है। खेतों में भी काफी पानी जम गया है। किसानों की चिंता बढ़ गई है। अजमेर के लाडनू में लगातार बारिश ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। भारी बारिश की वजह से नेशनल हाईवे 65 पर भी पानी भर गया है। सड़क भी कई जगह से टूट गई है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है। धौलपुर जिले में चंबल नदी पर नहाने गए 3 बच्चों के तेज बहाव में बहने से मौत हो गई है। जानकारी मिलने पर पुलिस के साथ गोताखोरों की टीम भी पहुंची, लेकिन बच्चों का पता नहीं चल पाया। शहर की पुरानी सराय के रहने वाले 8 से 10 वर्ष के कुछ बालक यहां पे चंबल नदी पर नहाने गए थे, जिसमें से 3 बच्चे बह गए। बच्चों की तलाश के लिए अब भी गोताखोरों की टीम काम कर रही है। यूपी के कन्नौज में एक पत्रकार की गोली मारकर हत्या कर दी गई और उसके बाद अपराधी फरार हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पत्रकार राजा चतुर्वेदी घर से पास ही खाली पड़े प्लॉट के पर बैठे हुए थे और तभी अज्ञात हमलावरों ने उस पर गोली चला दी, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक मामला आपसी रंजिश का लगता है। लापरवाही के आरोप में दिल्ली पुलिस के एक सब इंस्पेक्टर को सस्पेंड किया गया। आरोप है कि नंद नगरी में एक शख्स ने जब पत्नी के सामने खुदकुशी की धमकी दी तो शिकायत के बावजूद पुलिस ने कार्रवाई से इनकार कर दिया। शिकायत करने वाली महिला जब घर लौटी तो पति ने फांसी लगाकर जान दे दी थी। भारत और बांग्लादेश के बीच जून में हुआ जमीन की अदला बदली का ऐतिहासिक समझौता आधी रात से लागू हो गया है। इसी समझौते के लागू होने के साथ ही भारत की 111 कॉलोनियां बांग्लादेश की हो गई हैं और बांग्लादेश की 52 कॉलोनियां भारत की हो गई हैं। भारत में जिन राज्यों की कॉलोनियों की अदला बदली हुई है उसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल है। एक अनुमान के मुताबिक अदला बदली में शामिल भारतीय कॉलोनियों में करीब 37,000 लोग रहते हैं, जबकि बांग्लादेश कॉलोनियों में 14,000 लोग रहते हैं। भारत और बांग्लादेश के इस समझौते के चलते बांग्लादेश को 10,000 एकड़ जमीन मिली। मोबाइल ऑपरेटरों ने श्रीनगर से अपने शोरूम बंद करने का फैसला लिया है। श्रीनगर में मोबाइल कंपनियों के शोरूम पर पिछले महीने हुए हमलों के मद्देनजर मोबाइल कंपनियों ने यह फैसला लिया। इन मोबाइल कंपनियों ने अस्थायी तौर पर अपने शोरूम को बंद करने का फैसला लिया। पिछले दिनों श्रीनगर और आसपास के कई इलाकों में आतंकवादियों ने मोबाइल शोरूम और टावर्स पर हमले किए थे। जालंधर पुलिस ने किडनी की खरीद फरोख्त करने वालों के एक गैंग का भांडाफोड़ किया है। पुलिस ने इस रैकेट को चलाने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया और अब उनसे पूछताछ भी जारी है। किडनी रैकेट चलाने वाले इन लोगों पर आरोप है कि वो गरीब लोगों को पैसे का लालच देकर अपने जाल में फंसाते थे, फिर जाली कागजात तैयार करवाकर किडनी का सौदा करते थे, जरूरतमंदों से मोटी रकम लेकर बेच देते थे।
मुंबई में स्वाइन फ्लू से अब तक मरने वालों की संख्या 28 हो चुकी है। सिर्फ जुलाई में ही स्वाइन फ्लू से 7 मौतें हुई हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र में भी स्वाइन फ्लू पैर पसार रहा है। महाराष्ट्र में आज से एलबीटी यानी कि लोकल बॉडी टैक्स को खत्म कर दिया गया। सरकार ने इसका ऐलान बजट सत्र में किया था, लेकिन शुक्रवार को इसके लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। दरअसल बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में एलबीटी को हटाने का वादा किया था। एलबीटी और ऑक्ट्रॉय के जरिए राज्य सरकार को सालाना 14,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व मिलता था। एलबीटी खत्म होने के साथ व्यापारियों ने इसका स्वागत किया है और कारोबारियों का मानना है कि एलबीटी खत्म होने से कारोबारियों के साथ साथ ग्राहकों को भी फायदा होगा। आज से शुरू हो रहे सावन के दौरान कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए उत्तराखंड पुलिस ने सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए हैं। हरिद्वार में मेले पर नजर रखने के लिए करीब 4 दर्जन सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। कांवड़ मेले की सुरक्षा के लिए 60 एसएसपी, 22 सीईओ, 48 इंस्पेक्टरों के अलावा पीएसी की 11 कंपनियां तैनात की गई हैं। इनके अलावा अर्धसैनिक बलों की 6 कंपनियों को भी सुरक्षा में लगाया गया है। आज से शुरू हुए कांवड़ यात्रा में शिव भक्तों ने पलवल से यात्रा शुरू की है। शिव भक्तों के लिए जिला प्रशासन के साथ साथ कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी खास इंतजाम किए हैं ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। आषाढ़ पूर्णिमा के मौके पर छड़ी मुबारक को श्रीनगर के दशनामी अखाड़े से पहलगाम के साधु पड़ाव मंदिर पहुंचाया गया। वहां दशनामी अखाड़े के महंत दपिंदर गिरी ने छड़ी पूजा और आरती की। दौसा में हुए सड़क हादसे में जख्मी हेमा मालिनी को समय पर अस्पताल पहुंचाने वाले डॉक्टर शिव कुमार को हेमा मालिनी ने मुंबई बुलाकर आभार जताया। हेमा ने शिव कुमार को डिनर भी दिया। इस मौके पर हेमा के साथ उनके पति धर्मेंद्र, उनकी बेटी ईशा भी मौजूद थी। आपको बता दें कि इस हादसे में एक बच्ची की मौत हो गई है, जबकि कई लोग जख्मी हुए हैं। गुरु पूर्णिमा के मौके पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे इंदौर पहुंचे। राज ठाकरे ने बताया कि भैयूजी महाराज के आग्रह के चलते वो इंदौर आए हैं। कार्यक्रम में ठाकरे ने मराठी में अपना भाषण दिया। इस दौरान ठाकरे ने भैयूजी महाराज के महाराष्ट्र में किए सामाजिक कार्यों की भी तारीफ की। इस मौके पर ठाकरे ने एक बार फिर से मीडिया पर निशाना साधा और कहा कि वो हमेशा मेरी नेगेटिव छवि पेश करती है। मुंबई के पास के मीरा रोड के गोल्डन नेस्ट इलाके में एक सड़क हादसे में एक की मौत हो गई, 3 जख्मी हुए। आरोप है कि 17 साल का एक युवक कार चला रहा था। कार वो संभाल नहीं पाया। हरदोई में एक कार और एक प्राइवेट बस में टक्कर हुई। बच्चे समेत 4 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से जख्मी हैं। घायलों का इलाज अब अस्पताल में हो रहा है। सहारनपुर के थाना जनकपुरी इलाके में एक युवती ने अपने प्रेमी पर बेवफाई का आरोप लगाकर उसकी पिटाई की। प्रेमिका ने प्रेमी को पीटते हुए लाखों रुपए डकाने का भी आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर कलाम के नाम पर करने का फैसला किया। यूपी सरकार ने डॉक्टर कलाम की याद में ये फैसला किया। महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष फारूक घोसी ने मुलायम सिंह यादव को खत लिखकर याकूब मेमन की पत्नी राहिम याकूब को संसद सदस्य बनाने की मांग की। अपने पत्र में घोसी ने लिखा कि राहिम याकूब मेमन असहाय लग रही हैं और हमें उसका साथ देना चाहिए। उनकी मांग है कि राहिम को संसद सदस्य बनाकर मजलूम की आवाज बननी चाहिए। त्रिपुरा के राज्यपाल तथागत रॉय एक ट्वीट कर विवादों में फंस गए हैं। तथागत ने ट्वीट कर याकूब मेमन के जनाजे में शामिल लोगों के आतंकी होने का अंदेशा जताया। त्रिपुरा के गवर्नर ने सुरक्षा एजेंसियों से इन लोगों पर नजर रखने की भी बात कही। उन्होंने कहा कि जनाजे में शामिल कई लोग आतंकवादी हो सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस नेता डेरेक ओब्रायन ने त्रिपुरा के राज्यपाल के विवादास्पद ट्वीट पर हमला बोला और इसे बांटने वाला बयान बताया। कांग्रेस ने धर्म को आतंकवाद से जोड़ने को गलत बताया। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा से कांग्रेस विधायक उस्मान माजिद ने दावा किया है कि उन्होंने टाइगर मेमन से मुलाकात की थी। उस्मान के मुताबिक 1994 में पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के एक ट्रेनिंग कैंप में उसकी मुलाकात टाइगर मेमन से हुई थी। उस्मान ने कहा कि 1993 में मुंबई बम धमाकों का जो अंजाम हुआ उसका अफसोस था टाइगर को। बता दें कि उस्मान पहले आतंकवादी थे और अब मुख्य धारा में लौटने के बाद उन्होंने चुनाव लड़ा और विधायक चुने गए। श्रीनगर में एक बार फिर से पाकिस्तान का झंडा लहराया गया। शुक्रवार को जुमे की नमाज के बाद कुछ युवकों ने मस्जिद के बाहर पाकिस्तान, आईएसआईएस और लश्कर के झंडे लहराए। हाल के दिनों में कश्मीर में पाकिस्तान के झंडे लहराने की घटनाएं काफी बढ़ी हैं। उधर हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के चीफ मीरवाइज उमर फारूक ने आतंकवादी याकूब मेमन की फांसी को राजनीति से प्रेरित बताया। सरकार फिलहाल फांसी की सजा को खत्म करने के मूड में नहीं दिखती है। सूत्रों का कहना है कि सरकार ने कहा है कि इस मुद्दे पर और बहस और सोच की जरूरत है। केंद्र सरकार ने साफ किया कि आतंकवाद को लेकर सख्ती से यहां पर निपटा जाएगा। उनकी सरकार आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखती है। आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जारी रहने के संकेत मिले हैं। व्यापम घोटाले को लेकर सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट को अब तक की तफ्तीश का ब्यौरा सौंपा है। इस बीच सीबीआई के वकील ने लोगों की कमी का हवाला देते हुए जांच के लिए कुछ और समय मांगा। सीबीआई जांच के लिए 6 से 8 हफ्ते का समय मांगा गया है, लेकिन कोर्ट
ने यहां पे 3 हफ्ते का समय दिया और कहा कि अधिकारियों की कमी पड़ रही है, तो इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल और ट्रेनिंग से बात की जाए। इस बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शुक्रवार को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। माना जा रहा है कि दोनों के बीच व्यापम को लेकर चर्चा हुई। तीमारपुर से आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर ने आरोप लगाया कि पार्टी और केजरीवाल सरकार उनको काम करने नहीं दे रही है। उनके डुप्लीकेट सिम का बेजा इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब तक केजरीवाल सरकार पोस्टर वॉर के बहाने केंद्र पर निशाना साध रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने केजरीवाल सरकार को कटघरे में खड़ा किया। बीजेपी ने सरकार के कामकाज के बखान पर खर्च किए जा रहे 526 करोड़ का हिसाब मांगा। पार्टी का कहना है कि केजरीवाल सरकार विज्ञापनों पर बेहिसाब खर्च करके अपनी नाकामियों को छिपा रही है। दिल्ली की साकेत कोर्ट ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस के सिपाहियों की अर्जी मंजूर की है। केजरीवाल ने सिपाहियों को ठुल्ला कहा था। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में सीबीआई की विशेष अदालत ने राजहरा कोल ब्लॉक आवंटन में 9 अभियुक्तों के खिलाफ आरोप तय किए। आरोपियों में झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा हैं। इनके अलावा पूर्व कोयला सचिव एचसी गुप्ता और तब झारखंड के मुख्य सचिव रहे एके बासु का नाम भी है। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि कोड़ा और गुप्ता ने विसुल कंपनी को कोल ब्लॉक दिलवाने में फायदा पहुंचाया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश के चाचा और मंत्री शिवपाल यादव ने सरकारी पैसों का बेजा इस्तेमाल करके अपने गुरु के सम्मान का आरोप लगा है। आरोप है कि शिवपाल ने उत्तर प्रदेश सरकार के हेलीकॉप्टर से आचार्य नरेंद्र गिरी पर फूल बरसाए। आचार्य नरेंद्र गिरी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और गुरु पूर्णिमा के मौके पर शिवपाल सिंह यादव उनसे मिलने पहुंचे थे। विपक्षी दलों ने इस बहाने शिवपाल को घेरा। यूपी के पूर्व मंत्री अमन मणि त्रिपाठी की बहू सारा की मौत के मामले में जांच जारी है। इस बीच सारा के पति अमन मणि त्रिपाठी पर सारा के मायके वालों ने फेसबुक के जरिए कैंपेन चलाने का आरोप लगाया। सारा के परिवार वालों का आरोप है कि अमन मणि फेसबुक पर आपत्तिजनक बातें लिख रहे हैं। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि फेसबुक का पेज जेल से अपडेट हो रहा है या फिर कोई और कर रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक 29 जुलाई को लीबिया के सिरते शहर से 4 भारतीयों को बंधक बनाया गया। इनमें से 3 सिरते यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं। अगवा होने वालों में से 2 हैदराबाद के हैं, एक रायचूर और एक बेंगलुरु के। भारत सरकार ने रिहाई की कोशिश तुरंत शुरू कर दी है। 4 में से 2 भारतीय सुरक्षित वापस यूनिवर्सिटी पहुंच भी गए हैं। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने 2 बंधकों की रिहाई पर खुशी जताई। भारत सरकार ने आईसिस के प्रभाव वाले इलाकों में भारतीयों को न जाने की सलाह दी। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कांग्रेस और उसकी पूर्व यूपीए सरकार पर बड़ा आरोप लगाया। संसद में उन्होंने कहा कि यूपीए सरकार ने हिंदू आतंकवाद की नई शब्दावली गढ़कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को कमजोर किया। राजनाथ सिंह के आरोपों पर कांग्रेस सहित विपक्षी सदस्यों ने कड़ी आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने कहा कि बीजेपी और आरएसएस की कोशिश है कि आतंकवाद को एक धर्म से जोड़ दिया जाए। मानसून सत्र के दूसरे हफ्ते के आखिरी दिन शुक्रवार को भी कांग्रेस ने काफी हंगामा किया, जिसकी वजह से संसद में कार्यवाही नहीं चल सकी। अब सरकार ने सोमवार को सर्वदलीय बैठक बुलाने का फैसला किया है। सरकारी प्रसारण से कांग्रेस को दूर रखने के आरोपों के मद्देनजर कांग्रेस सांसद शुक्रवार को बड़े साइज के प्लेकार्ड लेकर लोकसभा में पहुंचे और नारेबाजी की। एफटीआईआई पुणे में जारी हड़ताल पर जारी राजनीति चरम पर है। हड़ताल के 50वें दिन कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने हड़ताली छात्रों के आंदोलन का समर्थन कर सरकार और संघ पर जमकर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि सरकार को गजेंद्र चौहान की नियुक्ति के मसले पर छात्रों से बात करनी चाहिए। छात्रों से करीब घंटे भर बात कर राहुल मीडिया से मुखातिब हुए। वहीं बीजेपी ने राहुल गांधी की छात्रों से हुई मुलाकात को फोटो अपॉर्चुनिटी करार देते हुए इस मुद्दे पर सियासत करने का आरोप लगाया। वहीं सरकार ने साफ किया कि गजेंद्र के मामले में पीछे हटने का सवाल नहीं है। उधर छात्रों ने भी साफ कर दिया है कि मांगे पूरी होने तक उनकी हड़ताल जारी रहेगी। अटारी एक्सप्रेस के जरिए पाकिस्तान से आई एक संदिग्ध महिला को पंजाब के जालंधर से गिरफ्तार किया गया। बताया जा रहा है कि वो कराची से ट्रेन में सवार होकर बिना पासपोर्ट, वीजा और टिकट के भारत पहुंची। हैरत की बात यह है कि भारत में अटारी रेलवे स्टेशन पर उसे चेक तक नहीं किया गया। हालांकि बाद में एक टिकट चेकर की सतर्कता से इस महिला को जालंधर रेलवे स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया। फर्रुखाबाद में पुलिसकर्मियों पर एक नाबालिग लड़के को थाने में बेल्ट से बुरी तरह पीटने का वीडियो सामने आया। वीडियो सामने आने पर 4 पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया। पुलिस लड़के को चोरी के आरोप में पकड़ कर ले गई। आरोप है कि पूछताछ के नाम पर दारोगा और 2 सिपाहियों ने पीटा इस युवक को। वहां मौजूद कुछ लोगों ने अपने मोबाइल में इन तस्वीरों को कैद कर लिया। हाल ही में झलक दिखला जा रीलोडेड के सेट पर डांस रिहर्सल के दौरान एक्ट्रेस शमिता शेट्टी अपनी नाक तुड़वा बैठी। इसके बावजूद शमिता ने फैसला लिया है कि वो इस शो में परफॉर्म करेंगी। दरअसल वो अपने फैंस को निराश नहीं करना चाहती। क्रिकेट कमेंट्रेटर हर्षा भोगले अब जल्द ही एक टीवी शो में भी नजर आएंगे। हर्षा अक्सर नॉन फिक्शन टीवी शोज को ही होस्ट करते हैं, लेकिन वो पहली बार फिक्शन शो सुमित संभाल लेगा में दिखेंगे।
रियलिटी शो बिग बॉस से चर्चा में आई एक्ट्रेस एली अवराम ने अपने जन्मदिन पर अपनी खास इच्छा जाहिर की। एली अवराम का कहना है कि वो ऐसी बायोपिक का हिस्सा बनना चाहती हैं जो मर्लिन मुनरो पर केंद्रित हो। हिमांशु धूलिया भी एक बायोपिक प्लान कर रहे हैं। खबरों का कहना है कि ये फिल्म साल 1971 में हुई लड़ाई के हीरो रहे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ पर आधारित होगी।